चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। इस लास्ट टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं। एक है रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, क्या ड्रॉबैक्स था, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। और है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, है ना, जो आपका जो सेकंड पॉस्टुलेट था उसमें जो लिमिटेशन थी। अमजद को बोलना चेयर लाने का उधर। शाजिया वहाँ अमजद है क्या? चेयर है वहाँ पे? नहीं है ना। शाजिया आई, उसको चेयर चाहिए उधर से, चेयर चाहिए चेयर। वो टूटी हुई है वो मत लो, बाहर की कोई लो, दोनों ऊपर से लाओ ना। ऑफिस की लगा दो, नहीं तो हाँ खत्म हो रही तो देखो बेटा, जस्ट अ मोमेंट। तो बेटा ध्यान दीजिएगा इधर। तो जैसे कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, याद होगा आपको नील बोर साहब का सेकंड पॉस्टुलेट, है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिए थे जो बताता है कि भैया बिना एनर्जी लिबरेट करे वो रिवॉल्व हो सकता है इलेक्ट्रॉन अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2.2 पाई के बराबर होगा। मगर अब हम अभी लिमिटेशंस में खुद देखेंगे उस बात को कि इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे नील बोर साहब, तो इस वजह से वहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए डी ब्रॉय साहब को आना पड़ा। और इधर ध्यान दो आप ज़रा, चुपचाप बातें नहीं करेंगे फरजान। चलिए अब ध्यान देते एक एक लिमिटेशन पर। सबसे पहले तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था, देखो वो याद है आपको, मैंने जब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, ये सारे फॉर्मूले जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें z लिखाया था मैंने। बाद में मैंने कहा कि पहले जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया उसमें z नहीं था, एटॉमिक नंबर का मेंशन नहीं था, वो तो बाद में मॉडिफिकेशन हुई इसके अंदर कि अगर रहा तो कैसा उसको करेंगे। तो असल में जो नील बोर साहब का एटॉमिक मॉडल था दैट वाज प्योरली रिस्ट्रिक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम। इसलिए आप शुरुआत में देखेंगे सब जगह हाइड्रोजन एटम है ना, आपने पढ़े है ना, कि आपने एग्जांपल्स भी जब बोर्स के पोस्टुलेट जब आप पढ़े थे तो हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके पढ़े थे आपने इतने सारे जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट किए थे वो हाइड्रोजन एटम, एनर्जी जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम जो देखे वो हाइड्रोजन एटम का, स्पेक्ट्रल लाइंस किसके बारे में देखे आपने, हाइड्रोजन एटम का। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखो सबसे आसान है हाइड्रोजन, कोई टेंशन नहीं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हम लोग कहेंगे तो उसमें ड्यूटेरॉन की अगर मैं बात करूं तो भाई उसमें सिंपल एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है जो अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यूटेरॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप जो होता है ना, हाँ तो वो सबसे सिंपल होता था। बाद में जब नील बोर साहब से पूछा गया अच्छा हीलियम का कैसा आएगा जरा बताना तो ज़रा, है ना, हीलियम के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, बाकी अदर एटम्स के लिए हीलियम तो है कितना है, एक एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा, है ना, हैवी तो छोड़ दो ना, अपन तो बाकी का तो पूछ ही नहीं रहे, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, वो तो आप पूछ ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ हीलियम का पूछे, मगर वहाँ हीलियम तक का वो बता नहीं पा रहे थे। मसला ये आ रहा था, बहुत कोशिश की उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी उसके अंदर, प्रॉब्लम उसमें ये आ रही थी कि भैया उसमें क्या है कि हमेशा जो नील बोर साहब है उस पर फोकस किया कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में या एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मगर प्रॉब्लम क्या मालूम क्या, किसी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, किसी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नो डाउट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, मगर जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रहेगा, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो होगा। तो भैया वो कैसा होगा ज़रा बताना तो उसके बारे में, ये फिर अब कैसे डिज़ाइन आएगा सब कुछ, वो सारे के सारे आप पोस्टुलेट अब कैसे बताएंगे, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, अब एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, ज़रा अब बताओ तो भैया। तो नील बोर साहब वहाँ पर अटक गए। वो तो बात की बात है, फिर किसी ने भाई दूसरे साइंटिस्ट ने आके उसको बताया कि ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा तब जाके ये आएगी वैल्यूज़, ठीक है, तो वो बहुत आगे की बात है वो। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कि बोर्स एटॉमिक मॉडल could not be
extend it to other atoms। तो मैं एकदम ब्रीफ में लिख रहा हूँ, ये पॉइंट सब छोटे मोटे पॉइंट से ब्रीफ में लिख रहा हूँ। तो आप ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को अदर एटम्स के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ड्रॉबैक क्या आता है? एक्यूरेट स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस showed multiple components। Bohr's model failed to explain these phenomena। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको सिर्फ स्टेट बोर्ड में मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है पॉइंट, है ना। थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में। जब स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर बारीकी से देखा गया, स्पेक्ट्रल लाइंस याद है ना आपको, है ना, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स पे आते हैं, तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस को बारीकी से देखा गया तो उसमें कुछ आपको कंपोनेंट्स नज़र आए। एक आगे की थियरी है, बहुत आगे की, ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, एक आता था स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट। उसमें आप देखते थे कि मैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करने पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे स्प्लिट होते थे कंपोनेंट्स में, है ना। मान लो कि जैसा कि आपने किसी एटम को एनर्जी दी, सॉरी, या फिर उसकी एनर्जी उसने डिस्चार्ज किया, तो जब वो एनर्जी यहाँ से वो जंप करता है तो क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है ना, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की। तो अगर मैं साथ में आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी रखूँ, है ना, इन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में उसे ऑब्जर्व करूँ, या इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे ऑब्जर्व करूँ, तो उस स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ कंपोनेंट्स नजर आते हैं। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको समझेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बहुत आगे का है। तो जैसे कि ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन है ना, एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन जो होती है ना, जैसा, तो भाई इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने देखा उसमें से कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा स्प्लिट हो गई अलग अलग कंपोनेंट्स में। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना, इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये एक फेलियर साबित हुआ उनका कि भैया ऐसा किस वजह से हुआ। अब क्योंकि देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिटेलिंग वाला है, फिर सवाल उठता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्या चीज़ें आती, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको नहीं रखा। मगर स्टेट बोर्ड में आ गया तो अपने को ये पॉइंट कवर करना था। तो ये याद रखना, जब एक्यूरेट स्टडी की गई स्पेक्ट्रल लाइन की, उसमें कुछ कंपोनेंट्स नज़र आए, तो वो कंपोनेंट्स का ओरिजिन कैसे था, किस वजह से हुआ था, तो उसके बारे में वो बता नहीं पाए थे। दिस वॉज वन ऑफ दी अदर ड्रॉबैक्स, है ना। फिर उसके बाद तीसरा, he failed to explain the variation of intensity of spectral lines। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या था, कैसे था, वो उसे एक्सप्लेन में नाकामयाब रहे। कि भैया उसमें जब देखा गया स्पेक्ट्रल लाइंस का फ्रीक्वेंसी नो डाउट अलग अलग था। जैसे आपको याद होगा हम लोग ने बाल्मर सीरीज़ की एक स्पेक्ट्रल लाइन बनाए थे। मान लो कि मैं बाल्मर सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन को देख रहा हूँ, तो ये एच अल्फ़ा लाइन, फिर ये आया था एच बीटा लाइन, फिर ये आया था एच गैमा, फिर ये आया था एच डेल्टा। ऐसी करते 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 कई सारे स्पेक्ट्रल लाइंस थे, है ना, बाल्मर सीरीज़ के। अब ऐसा है कि इन स्पेक्ट्रल लाइंस की नो डाउट कलर्स अलग अलग थे, मगर एक और ख़ास बात देखी गई, कई सारे स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी में भी काफ़ी खासा फ़र्क है, इंटेंसिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। अब ये लाइट की इंटेंसिटी या जो भी आप कहेंगे बाल्मर सीरीज़ की इंटेंसिटी ऐसी अलग अलग क्यों आ रही? जैसे मान लो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अगर स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देख रहे हैं, वो तो सारे कलर अल्ट्रा वायलेट मतलब थोड़ा वर्ल्ड वायलेट सेंस में नज़र आएंगे अगर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देख रहे हैं।
मगर उसमें कुछ लाइंस की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसी की इंटेंसिटी कम है, बीच में कहीं तो भी, तो साला ये इंटेंसिटी में कम ज़्यादा वेरिएशन क्यों हो रहा। तो जब ये सवाल पूछा गया नील बोर साहब से तो वो उनको जमा नहीं, तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, he failed to give a theoretical explanation. He failed to give a theoretical explanation of stability of atom. That is, he failed to explain second postulate theoretically with proper consequence. विथ प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस। एक सीधी सीधी बात बोलूं, एक भाई समझ में आया जैसी बात कुछ समझ में नहीं आया, मतलब साहब ने बोल तो दिए क्या कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन है ना एंगुलर, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के बराबर होगा तो वो गोल गोल घूमेगा बिना एनर्जी लिबरेट करे। ना जनाब ने बोल तो दिए, मगर उसका बोलने का आधार क्या था, किस बेसिस पे बोला गया, किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किए, आप वो बताइए। तो भैया वो वहां पर बता नहीं पाए, और यही सबसे बड़ा रहा, सबसे पेचीदा मामला यही था उनका। यहाँ तो चलो ठीक है, कुछ बातें थी जो अनसुलझी थी, मगर बाद में वो सुलझ गई थी। ऐसा हाँ समझ में आ गया था कि हाँ ठीक है ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। हो सकता है ये समझ में आया है कि बस बोर्ड साहब इसका आंसर नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, मगर ये तो बहुत ही कुछ अलग था। तुमने ये इक्वेशन कहाँ से लाए है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस बाय, ये जो आपने इक्वेशन लाए वो इक्वेशन कहाँ से आई ज़रा ये बताओ। तो वो प्रॉपरली उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, और इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने के लिए फिर डी ब्रॉय साहब ने अपना एक अलग थ्योरी दी जिसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, है ना। हम लोग अभी जो देखने वाले हैं सबसे लास्ट वन, आया समझ में। अब देखो नोट्स में नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया आपको, अब जैसे कि अपनी नोट्स में क्या मिक्सचर है पूरा स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का, तो नोट्स में जब आप देखेंगे पेज नंबर 21 पे जहाँ लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल है दिया हुआ, उसमें आप नोटिस करेंगे कि कुछ उसमें सेंटेंसेस को मैंने अंडरलाइन किया है। मैं आप बात बता दूं आपको कि एनसीईआरटी में इस लिमिटेशन को काफ़ी डिटेल में बताया गया और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, मगर स्टेट बोर्ड में उसको बहुत ही शॉर्ट में जैसा बोर्ड में सिर्फ लिखने के हिसाब से किया गया। तो जो अंडरलाइंड सेंटेंस है वो दोज आर फॉर द स्टेट बोर्ड, कि अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में लिमिटेशन लिखना रहा तो जो अंडरलाइंड स्टेटमेंट है उतना ही लिखो, काफ़ी है आपके लिए, बाकी इतना सब उसको लिख कर टाइम वेस्ट मत करना। आई बात समझ में आपको। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से मैंने बोला कि बोर्ड में इतना इतना लिखना है तुमको, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया। बाकी सब जो बाकी का जो डिटेल है वो नीट के हिसाब से उसको पढ़ना है तुमको, एनसीईआरटी के हिसाब का। आया समझ में आपको। तो ठीक है, ये था फेलियर। अब आएंगे हम लोग डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन पे, मगर उससे पहले आप नोट कर लो ये शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ जो सब कुछ। चलिए फोकस करिए इधर, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, तो पूरा फोकस चाहिए मुझे आप लोगों को इधर। डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। चलिए पूरा देखो, पूरा चैप्टर का जो अपन ने शुरू से पढ़े उसको एक इन ब्रीफ अगर अपन देखें, है ना। 19th सेंचुरी में जब जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी नॉट एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक मॉडल कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो एटम से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो इस किसी मैटर में से बाहर निकलते हैं। तब हमें पता चला इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फिर हमें पता चला कि जो हम मान के चल रहे हैं अब तक एटॉमिक मॉडल, वो पूरी तरह सॉरी या फिर हम लोग सोच के चल रहे हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, ये बिल्कुल गलत है। फिर जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो तरबूज के जैसा था, है ना। अब बाद में पता चला कि भैया ये तो एटॉमिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा गलत है।
क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने नहीं किया था, गेगर एंड मार्जन ने किया था, बट उनके सजेशन पे, तो इसीलिए कहा गया उसको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो अब ऐसा है कि जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो उसमें जो कंक्लूजन्स निकल के आए वो बहुत ज़्यादा अलग कंक्लूजन्स थे। फिर बाद में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया जो बहुत कुछ 90% या मोर देन 90% हो सकता है आज के एटॉमिक मॉडल के बराबर है, उसके ऐसे सेम है। तो उन्होंने कहा कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ गोल गोल घूमता रहता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, साइज वाइज के बारे में बताया उन्होंने। बहुत तरीके से बात उनकी सही थी। कुछ सवालात उनके उठ रहे थे, उसमें से एक सवाल ये था, ड्रॉबैक जो माना जाता है रदरफोर्ड का, कि भाई क्लासिकल थियोरी में हमने पढ़ा है और ये प्रूवन है, क्लासिकल थियोरी में हमने पढ़ा है और ये प्रूवन है कि जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एनर्जी लिबरेट करता है। ये 2 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा मालूम पड़ा, अभी टूर पे था ना मैं यहाँ पे, तो भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये बात पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। अभी हम लोग गए बुल्ढाना रीजन के साइड में गए, पूरा 4 लेन रोड था, कुछ नहीं था, सब कुछ स्मूथ था, मगर जब आए घर पे बहुत ज़्यादा थकान दी, है ना। अब यहाँ तो खड़े रह के लगातार नॉन स्टॉप में पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इतना वहाँ था ही नहीं यार, मतलब आराम से स्मूथ रोड थे सब थे, मगर जब आए तो बहुत ज़्यादा थकान फील हुई। दैट मीन्स कि ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन माई बॉडी वॉज, है ना, लिबरेटिंग एनर्जी, और लैक ऑफ एनर्जी की वजह से थकान फील हुई, हैंस प्रूफ। तो अब भाई तो क्लासिकल थियरी ने इस बात को प्रूफ करके बताया, पाशा सर ने नहीं, क्लासिकल थियरी ने इसको प्रूफ करके बताया कि भैया ये बात सही है, जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, और सर्कुलर मोशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो भैया ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या होगा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में होने की वजह से एनर्जी लिबरेट करेगा। उसको स्माइल करके मत दे, इधर ध्यान दे, हाँ। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में होगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, कमजोर हो जाएगा बेचारा, आके क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके। बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया, मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई जब ये इसके पीछे का रीजन पूछा गया तो भाई रदरफोर्ड साहब को उसका जवाब देते नहीं आया था। फिर किसने कहा था, नील बोर ने। उन्होंने कहा कि देखो ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लिबरेट करे गोल गोल घूम सकता है अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होगा। मगर अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हमने लिमिटेशन में देखा, 4थे नंबर का लिमिटेशन हमने देखा कि इसी कॉन्सेप्ट को ये तुमने किस बेसिस पे कहा, क्या था इसका नतीजा, क्या चीज़ से तुमको क्या सूझी कि तुमने बोला ये बात बोल दिए, तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये दूसरे साइंटिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। मगर डी ब्रॉय साहब ने कहा कि नहीं भैया ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है उनका। अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया स्टैंडिंग वेव्स का। एग्जाम्पल क्या लिया, स्टैंडिंग वेव्स का। अब देखो अगर आपको याद होगा स्टैंडिंग वेव यानी कि स्टेशनरी वेव, बड़े गौर से सुनना भैया, वेव के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तुम है ना इधर उधर करेंगे ध्यान तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, इधर ध्यान देना अच्छे से। तो स्टेशनरी वेव में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज करो मैं यहां पर एक रिजिड सपोर्ट के बीच में, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में एक अगर मान लो धागा या रस्सी अच्छे से टेंशन टी से कसी हुई यहां पर लगी हुई है, और आप यहां से प्लग करके छोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारी वेव जनरेट होती है, मगर उसमें से सिर्फ वही वेव बच पाती है जिसकी वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा के बराबर होती है। मतलब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक तो आपको याद होगा एक ये वेव आती है ना, इसके अलावा एक ये वेव आती, इसके अलावा इस तरह की वेव आती। कुछ याद है कि नहीं स्टेशनरी वेव के बारे में? इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि नहीं तुमने स्टेशनरी वेव में? अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसमें अगर तुम देखेंगे L इक्वल्स टू क्या है, λ/2 है। L इज इक्वल्स टू यहाँ कितना बेटा, लैम्बडा है। यहाँ L इक्वल्स टू कितना बेटा, 3 λ/2 है। यहाँ L इक्वल्स टू कितना बेटा, 2 लैम्बडा आएगा। आगे जाके धीरे धीरे आप देखेंगे तो उसमें से आपको कुछ ऐसी वेव्स भी नजर आएंगी, जिसमें आपका जो यहाँ पर जो वेव लेंथ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा के बराबर है ना? अरे हाँ या ना?
तो भाई अगर मैं बोलूँ L इक्वल्स टू लैम्बडा है, L इक्वल्स टू 2 लैम्बडा है, L इक्वल्स टू 3 लैम्बडा है, L इक्वल्स टू 5 लैम्बडा है, L इक्वल्स टू 4 लैम्बडा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा है अगर L की वैल्यू, तो डोंट यू थिंक वो स्टेशनरी वेव होगा? वो क्या होगा? स्टेशनरी वेव। बस उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। जैसे मुझे एक बात, ये भी स्टेशनरी वेव है, मैं ये नहीं बोल रहा ये भी स्टेशनरी वेव है, ये भी स्टेशनरी वेव, मैं इस पर फोकस करो, मैं बोल रहा बस, है ना। आपको फोकस किस पे करना है? ए वाले पार्ट पे। ये भी आपका कैसा है, आप मैं बोलूँगा ठीक है भाई, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि देखो भाई मैं सभी मतलब यहाँ पर पार्टी देने वाला हूँ बॉयज़ को, ऐसा वैसा करके मैं स्टूडेंट ऐसा बोल रहा, मैं एकदम सीरियस मत हो जाओ इस बात को लेकर, है कि नहीं। अब ऐसा देखो बॉयज़, अब तुमको पार्टी दूंगा मैं, स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को पार्टी देने वाला मैं, बॉयज़ तुमको जो लगे तुम खा लेना। अब मैं ऐसा फोकस करके बोल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गर्ल्स को पार्टी नहीं दूंगा, है ना, दूंगा, मगर ऐसा है कि स्पेशली फोकस इस पर ही चल रहा, तुम्हारी प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, तुमको जो लगा वो खा लेना, इनको अपन चाय बिस्किट पे निपटा देंगे, है ना है कि नहीं। मगर ऐसा है कि ये नहीं कि भाई ये इंक्लूडेड उसमें नहीं, इंक्लूडेड ये भी है, मगर बात डिस्कशन किसकी चल रही है? भी बॉयज़ की बात चल रही है। तो भाई ऐसा है कि ये भी है स्टेशनरी वेव, मगर मैं बोल रहा भाई इनको फोकस करो, है ना। इसका मतलब ये स्टेशनरी वेव नहीं है क्या? नहीं है, वो भी है, बट अपन फोकस इस पे कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं देखूंगा, अगर वेव लेंथ L लैम्बडा के बराबर है, 2 लैम्बडा के बराबर, 3 लैम्बडा के बराबर, 4 लैम्बडा के 5, यानी समझ लो यार इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा n मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा है अगर, तो वो आपको कौन सी वेव देगा? स्टेशनरी वेव देगा। स्टेशनरी वेव की खासियत क्या होती है? एनर्जी लोकलाइज, एनर्जी स्टोर हो जाती है। खास बात होती है स्टेशनरी की वेव की, उसमें एनर्जी की लिबरेट नहीं होती, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है कि भाई स्टेशनरी वेव में एनर्जी का लॉस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्लग करते हैं, ये वेव्स जाती हैं, फिर वापस आके इस तरह से मिलती है वेव्स, फिर वहाँ पर एक वेव तैयार होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव। और हमने उसमें पढ़ा है, वेव चैप्टर में पढ़ा है भैया, कि आपकी एनर्जी वहाँ लोकलाइज्ड होती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो बोले ये बात को ध्यान में रखो, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक वो उस ऑर्बिट में, जब तक वो स्टेशनरी वेव में है, जब तक वो स्टेशनरी वेव में है। अगर इस पार्टिकल के पास एनर्जी कम है तो आखिरी तक कम ही रहेगा, इस पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आखिरी तक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। मतलब वो ये पार्टिकल बोल रहा है कि मेरे पास तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आखिरी तक ज़्यादा रहेगा, जब तक कि का मामला ख़त्म होता नहीं। ये पार्टिकल बोलेगा यार मैं तो बहुत गरीब, मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो आखिरी तक वही मामला रहेगा, ये कभी गरीब से अमीर बनने वाला नहीं है। तो भैया यहाँ पर पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है स्टेशनरी वेव में, ये स्पेशलिटी रहती है ना। प्रोग्रेसिव वेव में नहीं रहता, हर लोग हर बार बारी बारी से गरीब भी बनता, अमीर भी बनता, है ना। एक बार वो नीचे रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के बाद वो नीचे भी आएगा। वो हर एक पार्टिकल को मौका मिलता है ना, ऊपर भी जाने का और नीचे भी आने का। मगर ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कैसा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता मामला, है ना, मामला ख़त्म इन द सेंस वो होगा, फिर बाद में धीरे धीरे आके सबसाइड डाउन हो जाता है। और वो सबसाइड डाउन क्यों होता मालूम है क्या? आपने आजू बाजू वो फ्रिक्शन होते हैं ना, ये आपने एयर के साथ फ्रिक्शन होता तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस होता। मान लो वो सिस्टम तुम अभी क्या कर रहे, कहाँ कर रहे होते? वैक्यूम में, तो वो तो चलते रहता नॉन स्टॉप, है कि नहीं, नॉन स्टॉप चलते रहता। अब देखो बात ऐसी है बेटा कि हमने देखा, अच्छी बात यह है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता स्टेशनरी वेव में, है ना। मतलब जो पार्टिकल को जो एनर्जी मिल गई ता कयामत उसको वहाँ पर वो एनर्जी मिले जाती है, अगर थेरोटिकली स्पीकिंग। यहाँ पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है, तो ऐसा होता है। तो यही बात को दोनों ध्यान रखा। उन्होंने बोला कि देखो तुम क्या सोच के चलते कि इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल 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 घूम रहा होगा, मगर बात ऐसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल नहीं घूमता, इसका पाथ बिल्कुल स्टेशनरी वेव की तरह होता है। इसका पाथ क्या होता है? बिल्कुल स्टेशनरी वेव की तरह होता है, आइदर दिस वन और दैट डॉटेड वन, है ना। तो इस तरह से उसका पाथ होता है, जस्ट लाइक अ स्टेशनरी वेव। और क्योंकि स्टेशनरी वेव की खासियत है कि उसमें एनर्जी, पार्टिकल को जो एनर्जी मिल गई वो ता कयामत कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो इस पार्टिकल को जो भी एनर्जी मिल गई वो क्या रहेगी? ता कयामत कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ में आया आपको? अब ऐसा है कि हम बोलेंगे अच्छा ठीक है,
डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिट उसका वेवलेंथ डिसाइड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिट। अब देखो जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन मेंशन है जो कि 4th ऑर्बिट में है। बोले कैसे पता चला? देखो ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हुई है, ये हुई लैम्बडा, ये एक और लैम्बडा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और लैम्बडा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और लैम्बडा। तो यहाँ पर 4th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो सरकमफरेंस है वो 4 लैम्बडा के बराबर है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में या 1st ऑर्बिट में होता, मान लो इलेक्ट्रॉन 1st ऑर्बिट में होता, तो उसका सरकमफरेंस, ये पूरा ऐसा सरकमफरेंस जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 लैम्बडा के बराबर होता। अगर वहाँ पर 2 ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होता तो जो पूरे पाथ का सरकमफरेंस रहेगा वो 2 लैम्बडा के बराबर रहेगा। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि वो 3रे ऑर्बिट में, तो पूरे पाथ का सरकमफरेंस 3 लैम्बडा के बराबर। फिलहाल ये कौन से ऑर्बिट में है? 4th। मैं वो भी आखिरी में डिजाइन करके दिखा दूंगा सभी पाथ का, मगर अभी फिलहाल यहां पर आप इमेजिन करके चलो। तो अब ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो इफ इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद दिला दूं मैं आपको, ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा कहा जाएगा। चलो इस बात को मैं ध्यान में रखता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। फिर मैं आता हूं कि चलो ठीक है, डी ब्रॉय साहब ने कहा कि भाइयों बहनों आपको याद होगा कि मैंने एक बात कहा था। बोले क्या बात कहे थे आपने? बोले मैंने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल है ना, जैसे आपने कहा कि भाई नेचर्स लव सिमेट्री है ना, CEMETRY, नहीं वो कब्र हो जाता है, कब्रस्तान हो जाता है वो। तो भाई अगर बोलेंगे नेचर लव सिमेट्री है ना, मतलब अगर आपका पार्टिकल एनर्जी अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल भी एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखे थे, उसमें आइंस्टाइन की थ्योरी आई थी कि एनर्जी के पास भी क्या होता है, फोटोन के पास भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसका नेचर है? पार्टिकल का, है ना। किस में एबिलिटी होती है मोमेंटम की? वो पार्टिकल में होती है। तो बोले बिल्कुल, बोले अगर एनर्जी में आपका पार्टिकल की तरह का नेचर हो सकता है तो फिर बाद में पार्टिकल में भी एनर्जी की तरह का नेचर होगा, यानी पार्टिकल के पास भी क्या होगा? वेव नेचर होगा, वेव की क्वालिटीज़ होगी। बोले वेव की क्या क्वालिटीज़ है? सॉरी एनर्जी की क्वालिटीज़ होगी। मैटर के पास भी एनर्जी की क्वालिटीज़ होगी। अच्छा, एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या है कि वो जब ट्रैवल करता है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भैया इवन पार्टिकल भी अगर कहीं जा रहा है तो वो ऐसा लहराते हुए, है ना, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। फिर याद है अपन ने कहा था कि भाई अपने को क्यों नहीं नजर, मतलब अगर अपन जा रहे भागते हुए तो अपन यूं यूं लहराते हुए जाते क्या? हाँ भाई लहराते जाते, फिजिक्स तो बोल रहा जाते, भाई इतना वेवलेंथ तुम्हारा इतना छोटा रहता कि तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो भाई डी ब्रॉय साहब ने कहा था कि किसी भी पार्टिकल दुनिया का हर मैटर जब ट्रैवल करता है, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहाँ पर एक मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन वो भी ट्रैवल कर रहा है। अब अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? वेव नेचर होगा। अब अगर वेव नेचर होगा तो उसके पास क्या होगा? वेव लेंथ होगी। तो भाई ऐसा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, अगर मैं डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं, भाई सुन लो इधर, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन Pn, है ना, जहां पर P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mvn। बोले बिल्कुल, बात तो सही बोले आपने। अब एक काम करो,
देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या करेंगे, लैम्बडा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एन एन लैम्बडा, लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी एन। अब देखो भाई ध्यान दो अच्छे से, एम वी एन को आप इधर ले लो, आर एन के साथ 2 पाई को इधर ला लो, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एम वी एन आर एन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, एम वी एन अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। अब ये एम वी एन अपॉन आर एन क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम इन, अरे एक चीज कुछ तो रह गया, हाँ एन रह गया यहाँ का, हाँ एंगुलर एन मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 2 पाई। अब तुमको दिखा ये आता हुआ है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यही आपका बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट का इक्वेशन था, है ना। अब देखो ये प्रूव हुआ यूजिंग डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, है ना। आया समझ में, अराउंड 10 साल के बाद ये प्रूव हुआ था, 10 साल का गैप आया था अच्छा खासा, मतलब जब उन्होंने बोर्ड से सेकंड पोस्टुलेट दिया उसके बाद 10 साल के बाद ये प्रूफ हुआ था कि ऐसा सही है उनका जो कहना था। उससे बीच तक के सब लोगों को कन्फ्यूजन ही चल रहा था, सही है या गलत है, कुछ तो नहीं था। चलो आया समझ में अभी, है ना। जैसा बिग बैंग थ्योरी अभी भी उसके अंदर बोल सकते कि अभी आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि शायद वो गलत है करके, बिग बैंग थ्योरी, या फिर कुछ चीज़ें जो है अपन नहीं जानते उसके बारे में। क्योंकि एक मान लो कि एक पता ये चला, एक स्टार है जिसकी उम्र 3.28 बिलियन लाइट ईयर्स कुछ है, 3.28 बिलियन लाइट ईयर्स है, मगर पता चला कि यूनिवर्स बनने को 2.90 बिलियन ईयर्स हुए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया वो उससे बड़ा बच्चा बाप से बड़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भैया ऐसा है कि इतना कैसे पॉसिबल है कि भैया स्टार पहले आ गया और यूनिवर्स बाद में क्रिएट हो रहा। तो भैया ये कहीं ना कहीं अपना कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या कुछ जो और भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नहीं जानते, हम जो सोच के चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है। तो वैसा ही क्या हुआ था, 10 साल तक कि ये चलता रहा कन्फ्यूजन, सही है या गलत है। बाद में भाई डी ब्रॉय साहब ने प्रूव करा कि नहीं भाई इट मेक्स सेंस, है ना, पूरा सही है ना, ये सब समझ में आ रहा ना कि देख भाई अपन जो बोल रहे थे एनर्जी का लॉस नहीं होता, स्टेशनरी वेव है इस वजह से एनर्जी का लॉस नहीं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को जो एक बार एनर्जी मिल गई वो आखिरी तक के कैसी है, कांस्टेंट है। आया समझ में। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट था, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इस पे बेस्ड कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है।